राजस्थान के सियासी संकट को कांग्रेस भाजपा की साजिश और लोकतंत्र की हत्या बता रही है। वहीं नेताओं ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी को कोरोना काल में प्रजातंत्र के साथ कुठाराघात बताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि पीएम मोदी कोरोना से लड़ने के बजाय कांग्रेस से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि लोकतंत्र में दो अलग अलग उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। एक तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और दूसरा प्रजातंत्र का कत्ल हो रहा है। कि मोदी सरकार और भाजपा ने देश के प्रजातंत्र और संविधान पर हमला बोल रखा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई कांग्रेस सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र से ये साफ है कि विघटनकारी ताकतें प्रजातंत्र को दिल्ली दरबार की दासी बनाना चाहती तथा लोकतंत्र को अपने हाथ की कठपुतली। बहुमत की सरेआम हत्या हो रही है और जनमत को कुचल भाजपा की काल कोठरी की सलाखों में डाल दिया गया। अपनी कुर्सी बचाने के लोभ से राजस्थान की जनता को कोरोना नहीं, अपराधियों के सामने भी बेलगाम होकर छोड़ दिया और पूरे तरीके से शासन फेल हो गया। लोकतंत्र नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन 55 सालों से उनके खुद के पाप से हाथ रंगे हुए। इसलिए जो पाखंड आज कर रहे हैं, स्पीक अप फॉर द डेमोक्रेसी, और जिस तरीके की संविधान की नैतिकता की बात करते हैं, उसका नजारा राजभवन के बाहर हमने देखा कि प्रदेश का मुखिया ये धमकी दे कि 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब तक के राजस्थान के इतिहास का सबसे अराजक शासन है, अराजक सरकार है, जिसने पूरी राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। दूसरी ओर सियासी संकट टालने के लिए पहले संभावना थी कि विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाकर गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट करवाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को 2 बार अस्वीकार कर दिया। इसी को लेकर पूरे देश में राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। दिल्ली, यूपी और गुजरात में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। हालांकि इस बीच सीएम अशोक गहलोत के मुताबिक उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के रवैये की शिकायत भी की। लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत से कुछ सवालों के जवाब मांगकर फिर से पेच फंसा दिया है। क्या आप विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं? क्योंकि प्रस्ताव में आपने इसका जिक्र नहीं किया, जबकि आप पब्लिक और मीडिया में कह रहे हैं कि आप विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। दूसरा सवाल है कि कोरोना की वजह से इतने कम समय में सभी विधायकों को विधानसभा सत्र के लिए बुलाना मुश्किल होगा। क्या आप विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं? इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि अगर आप विश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और उसका लाइव प्रसारण किया जाए। वहीं ये भी पूछा कि विधानसभा में देह से दूरी का पालन कैसे कराएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक चौंकाने वाला बयान जारी कर कहा है कि पायलट खेमे के 3 विधायक अगले 48 घंटे में वापस जयपुर लौट आएंगे। राजस्थान में सियासत चरम पर है। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन चर्चा यहां लोकतांत्रिक मूल्यों की हो रही है। सवाल यह है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोकतंत्र की परिभाषा को हर कोई अपने अंदाज में क्यों व्यक्त कर रहा है। अगर सियासत का आलम यही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बातें सिर्फ कहावतें में रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम पर बात करेंगे राजस्थान के सियासी संग्राम की। लगातार हर दिन कोई ना कोई नया पेज फंसता है। 24 तारीख से सफर शुरू हो रहा था कि अदालत का लग रहा था कि सोमवार को शायद कुछ इस पर पिक्चर क्लियर होगी। हाँ, कुछ हद तक क्लियर भी हुई, लेकिन जो तस्वीर आप देखना चाह रहे थे कि क्या गतिरोध खत्म हो रहा है, वह अभी नहीं दिखाई दे रहा। आए दिन कोई ना कोई नई बात दिखाई दे रही है। अभी इस बीच बड़ी बातें कुछ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो मजमून में भी आपने देखा। मदन दिलावर जी ने हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों की योग्यता को लेकर के जो सवाल खड़े किए थे, पिटीशन फाइल की थी, खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री से टेलीफोनिक चर्चा हुई है और राष्ट्रपति के नाम राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं विधायकों ने ज्ञापन भी दिया है। ये बात हुई कि लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त किया जा रहा है और राज्यपाल के पास जब दूसरी मर्तबा कैबिनेट की बैठक के बाद लेटर पहुंचाया गया, जिन संशोधनों का जिक्र उन्होंने किया उसके साथ में, लेकिन फिर एक बार राज्यपाल महोदय के यहाँ से लेटर वापस आ गया और 3 संशोधन की बात और कही गई है कि सत्र संवैधानिक तरीके से ही बुलाया जाएगा। उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन भी उसमें किए हैं, या कहें कि 3 सुझाव दिए हैं, या फिर कहें कि 3 बिंदु दिए हैं राजभवन की ओर से, जिन पर सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। चले, लेकिन सुरजेवाला ने यह कह करके और सनसनी पैदा कर दी कि सचिन पायलट खेमे के 3 विधायक 48 घंटे में उनके पास आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पायलट खेमे के ही सीनियर लीडर हेमाराम ने यह कहकर वापस से पलटवार किया है कि 19 हैं, 19 साथ रहेंगे। महज विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए सुरजेवाला ये बयान दे रहे हैं। तो चले, हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेत्ता ए.के. जैन साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप मदन राठौड़ जी हमारे साथ में, कांग्रेस नेता चौधरी जी हमारे साथ है। सभी का स्वागत है। सर जैन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस पिक्चर को थोड़ा सा कोर्ट के पार्ट में क्लियर करना चाहेंगे कि मदन दिलावर जी की पिटीशन जो है उसे आधारहीन माना, कोर्ट ने खारिज कर दिया, एसएलपी वापस ली गई है। कोर्ट के पार्ट में अगर हम बात करें तो क्या ये मान के चलें कि इस पिक्चर में पूरी में कोर्ट वाला जो ट्विस्ट था वो खत्म हो गया, या अभी भी कुछ रास्ते बचे हैं और संभावनाएं हैं कि हाँ ये ग्रुप कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में मामले अभी भी गिरता है। मदन दिलावर की याचिका, जिसे आप बार बार खारिज कह रहे हैं, वो वास्तव में इस आधार पर डिस्कस हुई है कि मदन दिलावर ने इस बात को चुनौती दी थी कि वे वो उनकी याचिका को नहीं कर रहे हैं, जबकि और मामलों को जल्दी कर रहे हैं। जब इस बीच, क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा कि बार बार आज पर ये सब खबर आ रही है कि आपकी याचिका निस्तारित हो गई है, इसलिए उन्होंने जो राज्य सरकार के अधिवक्ता थे AA थे, उनसे कहा कि आप इस बारे में सूचना लेकर बताया कि मदन दिलावर की याचिका का निर्णय 24 जुलाई को किया जा चुका है माननीय स्पीकर द्वारा। उसी परिस्थिति में कोर्ट ने कहा और स्वयं मदन दिलावर के अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने ये कहा, जो बाय द वे सचिन पायलट के अधिवक्ता थे, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये मामला, कोर्ट ने भी कहा कि अब ये इनफ्रक्चस हो गया है, अब इसका कोई आधार आज की तारीख में नहीं बचा है। अगर आपको चुनौती देना है तो स्पीकर के उस आदेश को जिसमें आपकी याचिका खारिज हो गई है, और यह कह के उन्होंने याचिका को डिस्पोज कर दिया। आज की एक छूट तो हमेशा है मदन दिलावर कि वो नई याचिका में स्पीकर का जो आदेश है इसके द्वारा उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया, उसको वो मेरिट के आधार पर। दूसरी ओर जो एसएलपी विड्रॉ करने की बात है, एसएलपी में 21 तारीख की याचिका को चुनौती दी गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय से। 24 तारीख को इस मामले में उच्च न्यायालय ने दूसरा आदेश पारित कर दिया। इसलिए कानूनी भाषा में 21 तारीख का जो आदेश था वो 24 जुलाई के आदेश में मर्ज हो। अब यदि चुनौती देनी है तो 24 जुलाई के आदेश को, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेश में कहा है कि याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हैं, इस लिबर्टी के साथ कि ये दूसरी याचिका प्रस्तुत कर सके, और साथ ही जो भी विवादित बिंदु हैं वो यथावत जिंदा रहे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तय नहीं किया है,
हाईकोर्ट ने मदन दिलावर की याचिका किया है और शीघ्र ही दोनों मामलों में नई याचिका सुप्रीम कोर्ट और नई याचिका राजस्थान उच्च जी। न्यायालय की आई। तो अभी दोनों ओर से, मदन दिलावर जी की ओर से भी और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी दोबारा याचिकाएं लगाई जा सकती है, उनके रास्ते खुले हैं, क्योंकि मदन दिलावर ने कहा है कि हम जो फैसला अदालत ने दिया है हम उसका एक बार रिव्यू कर रहे हैं, उसमें देखते हैं फिर किस तरह से हमें उसमें आगे जो भी हमारा लीगल वे है हम उस पे जाने की कोशिश करेंगे। एसएलपी को लेकर के भी हालांकि अभी तक विधानसभा की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर कोई बात आती है तो लगता है कि एसएलपी वापस दायर की जा सकती है उसका रिव्यू करके। लेकिन यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा कि लगातार ये बात कही जा रही थी बसपा विधायकों के मामले में गहलोत ग्रुप को बड़ी राहत है, ये राहत है और है तो किस तरह से? देखिए, पायलट ग्रुप की आज तक बार बार ये पायलट ग्रुप की तो जीत हुई गई है एक तरीके से पहले राउंड में। बसपा विधायक के मामले में अभी हम जो राहत है वो राहत गहलोत को विधानसभा अध्यक्ष ने दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मर्जर को जो हुआ है कि जो कांग्रेस के अंदर विलीनीकरण हुआ है बसपा का, उसको सही मान लिया है। अर्थात आज की डेट में जो बसपा के विधायक है वो कांग्रेस के विधायक हैं तथा उन पर जो व्हिप लागू होगा वो कांग्रेस का लागू होगा, न कि बसपा का लागू होगा। तो उस मामले तक तो स्पीकर के आदेश से तो उनको राहत थी, परंतु अब यदि उच्च न्यायालय कोई दूसरा व्यू ले लेता है और स्पीकर के इस आदेश को रोक देता है या प्रथम दृष्टया ये मानता है कि बसपा का विलय कांग्रेस में नहीं हुआ है, तब स्थिति विभिन्न होगी। आज की डेट पे जो गहलोत ग्रुप को राहत मिली है वो राहत स्पीकर से मिली है, न कि कोर्ट। जी श्याम जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। ये पूरा जो वाकया है कि हर रोज हर किसी को अब तो राजस्थान की साथ साथ पूरे देश की जिज्ञासा भी जागृत होती जा रही है इसमें आगे तो अभी क्या एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुला करके राज्यपाल की पत्र का जवाब दिया जाएगा, उसके बाद भी राज्यपाल लौटा सकते हैं? क्या अभी तक ये चर्चा थी कि राज्यपाल दोबारा कैबिनेट के फैसले को वापस से लौटा नहीं सकते, अगर वो चाहते हैं हाउस बुलाना तो बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन राज्यपाल ने 3 बातों के साथ में वापस लौटा दिया। अब क्या होगा आगे? देखिए योगेंद्र जी, राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कभी मना नहीं किया। हाँ, वो तो अभी भी आपका प्रस्ताव है, देखिए आपका प्रस्ताव, सरकार का प्रस्ताव जाता है, उसकी क्वेरीज होती है, क्वेरीज करके अगर आपको भेजा जाता है उस क्वेरीज को पूरा कीजिए। आज भी देखिए राजभवन की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना की स्थिति होगी तो क्या सदन में पर्याप्त व्यवस्था है, क्या किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का अगर अनुपालना होगी तो किस प्रकार से विधायकों को बैठाया जाएगा, ये स्पष्ट कीजिए। विधायकों को समय पूरा मिलेगा क्या आने के लिए सत्र में? एक तीसरी बात उन्होंने फिर कहा है, क्या आप अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुला रहे? नहीं तो फिर 21 दिन का समय, साधारण सत्र तो 21 दिन का समय आप कीजिएगा। मैं साधारण सत्र बुला रहे क्योंकि विधायकों को प्रश्न पूछने का समय मिलना चाहिए और बाकी सारी चीजें होगी, विधायकों के लॉटरी निकलेगी। नंदी जानते हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र आता है तो विधानसभा को भी तैयारी करनी पड़ती है, सरकार को जो प्रश्न आते हैं वो भेजने पड़ते हैं, उसके आंसर बनते हैं, सब बातें होती है। अगर साधारण सत्र बुलाना है तो आपको 21 दिन का समय देना पड़ेगा, ये आप जिक्र करिए, स्पष्ट कीजिए। और यदि आप स्पेशल सत्र बुलाना चाहते हैं कि हमको बहुमत साबित करना है तो अब 48 घंटे के नोटिस पे हम अनुमति दे देंगे, क्योंकि अभी भी देखिए स्पष्ट रूप से सरकार भी नहीं कह पा रही है कि हमको सत्र बुलाना कौन सा है। ये तो कह रही है कि हमको विधानसभा का सत्र बुलाना है, हमको काम है। श्याम जी, एक सवाल उठता है कि सरकार हाउस को अपने तरीके से जिस तरह से बुलाना चाह रही है उसमें क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि कोरोना के नाम पे अगर बुलाया जाना है सत्र तो ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं है कि तुरंत आप बुलाइए। और जिस कोरोना का जिक्र करना है तो डिस्टेंसिंग का जो गवर्नर ने लिखा है, एक पेज यहाँ पे ये सामने आता है कि क्या 2 बार गवर्नर लौटा सकते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। लेकिन गवर्नर ने उसमें दिया भी है कि 174 का हवाला कि लौटा वो मनसा ऐसे नहीं है कि उसे खारिज किया जा रहा है कि आप हाउस क्यों बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपको संवैधानिक दायरे में रहते हुए इन तथ्यों को तो स्पष्ट करना ही होगा कि इतनी इमरजेंसी क्या है कि जिसकी वजह से आप हाउस खोल करना चाहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास में वापस, मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, 2 बार फाइल लौटा दी गई है, सरकार चाहती भी है कि नहीं हाउस बुलाना?
देखिए, सरकार ने मंत्रिमंडल का प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके राज्यपाल महोदय को अपनी बात से अवगत कराया और सत्र आहूत करने के लिए उनसे गुजारिश की। उसके बाद में जिस सामान्य प्रक्रिया के तहत जल्दी ही उसका जवाब मिल जाता है, वो एक लंबे समय के बाद में जवाब नहीं मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री ने टेलीफोन पे उनसे संवाद करने का प्रयास किया। जब संवाद उनसे नहीं हो पाया, ना उनका कोई स्पष्ट जवाब मिल पाया, तो तमाम जो विधायक हैं उनके साथ में जाके उन्हें सत्र बुलाने का निवेदन किया। जब वो गए तब उन्होंने कहा कि उस जो आपने जो पत्रावली भेजी थी उसके अंदर कुछ खामियां हैं। जो खामियां थी उनको खामियों को मिटाते हुए पुनः मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर प्रस्ताव बना के माननीय महामहिम महोदय को वापस भेज दिया गया। अब महामहिम महोदय को ये सुनिश्चित करना है कि कब वो सत्र को आहूत कर सकते हैं। योगेंद्र जी, मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो विधानसभा और जो संसद होती है उसके अंदर देश के मुद्दों की जो चर्चा होती है वो सदन के पटल पे रखे जाते हैं और ऑन रिकॉर्ड होते हैं। वहां पे कोई भी राजनीतिक दल तमाम जो बातें करता है वो तथ्यों के आधार पे होती हैं और उन तथ्यों को चुनौती दी जाती है। आपकी बात से आज जो सत्र की बात करना चाह रहे हैं उसमें सहमत हूं, लेकिन ये तो बहुत बात की बात है, ये तो बहुत बात की बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 बार फाइल लौटा दी गई है और गवर्नर ये लिख करके लौटा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल की मंशा सत्र बुलाने की नहीं है। सत्र बुलाने की मंशा है, सरकार जैसे चाहती है, लेकिन सरकार को ये क्लियर तो करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो 21 दिन के टाइम को आप फॉलो करेगी। देखिए, जो 21 दिन के समय का हवाला जो आपने भी उठाया और उससे पूर्व है श्याम शर्मा जी जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, लेटर जोड़ा है सर। दूसरी बार जो पत्र वापस किया है उसमें 21 दिन का हवाला राज्यपाल ने जोड़ा है, उसका पहला बिंदु यही है। मैं उसी बात का जवाब देना चाहता हूं योगेंद्र जी, जो आपने बात रखी है, आपके में जो श्रोता हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। ये जो वर्तमान जो विधानसभा है, उस विधानसभा के मौजूदा सत्र के अंदर विधानसभा का पहला सत्र 15 जनवरी 2019 को हुआ था। तब राज्यपाल महोदय ने 8 जनवरी को वारंट जारी किया था, जिसको विधानसभा से विधायकों को 11 जनवरी को सूचना मिली थी। 15 जनवरी को सत्र आहूत हुआ था, कोई 21 दिनों की सूचना नहीं थी। दूसरा सत्र 27 जून 2019 को आहूत हुआ था, उसकी जो अधिसूचना है वो 10 जून को जारी की गई थी, 17 दिन पहले की गई थी। इसलिए और जो तीसरा सत्र है वो 28 नवंबर को आहूत किया गया था, जिसकी अधिसूचना 23 नवंबर को जारी की गई थी। चौथा सत्र 24 जनवरी 2020 को आहूत किया गया, जिसकी अधिसूचना 18 जनवरी को आहूत की गई। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आता और मीडिया को भी तमाम ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जब 7 दिन के अल्पकालीन समय के अंदर सत्र आहूत हुए। यही महामहिम महोदय थे, यही विधानसभा का ये सब चीजें थी। उससे बता चुका चौधरी जी, 5 दिन के कॉल पे भी सत्र बुलाया गया है, इसलिए राजभवन किस इशारे पे काम कर रहा है, राजभवन योगेंद्र जी, इसलिए मैंने आपको तमाम सत्रों की सूचना दी किस किस समय में आहूत हुए। इसलिए आज राजभवन 2 बार मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव भेजने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 174 ये माननीय महामहिम महोदय को बाध्य करता है। अगर मंत्रिपरिषद दूसरी बार प्रस्ताव बना के भेजती है, लेकिन सर तो किसी भी हालत में इसको रोक नहीं सकते। आज समय का हवाला जो रोकने का प्रयास किया जा रहा है वो माननीय महामहिम महोदय की पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है और ये किस इशारे पे हो रहा है ये पूरा देश और राज्य जान रहा है। चलिए मैं वापस आ रहा हूं, मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, 3 बातें खड़ी कि राज्यपाल आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से भी काम नहीं करना चाहते। गवर्नर की शिकायत प्रधानमंत्री से की गई है, राष्ट्रपति को भी भेजा गया है कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को इस तरह से करना ये एक तरह से तानाशाही है और डिस्टर्ब किया जा रहा है। बाकायदा राष्ट्रपति को लिखा है पत्र के अंदर। तो जिस चीज का विरोध हमेशा बीजेपी करती रही है, बीजेपी पे ही आरोप लग रहे हैं। इन चीजों को लेकर के कभी बीजेपी ज्ञापन दिया करती थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, कांग्रेस ज्ञापन दे रही है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, अभी मैंने चौधरी साहब को भी सुना और श्याम सुंदर जी को भी सुना, के जैन साहब ने भी पूरी बात बताई। देखिए, ये सरकार मुझे नहीं लगता कि जनता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है। 21 दिन का समय इसीलिए देते हैं कि विधायक अपने प्रश्न करे और उसका सरकार उत्तर मंगवाए। उत्तर मंगवाने में भी समय लगता है। ये जल्दबाजी में क्यों है? जो चौधरी साहब बता रहे थे ना कि इतनी बार
ऐसे ऐसे अल्प समय में बुलाया गया सदन, इसका मतलब है कि ये सदन से भागना चाहते हैं, ये बचना चाहते हैं। ये सदन से देखिए राठौड़ साहब मेरी गुजारिश, राठौड़ साहब मेरी गुजारिश, मैं एक बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी जरूर बताना। ये मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, विधायकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं तैयार करवाना चाहते, ये बात है। दूसरा, जो ये अशोक गहलोत कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी है, लेकिन सांप सिकंदर वाली स्थिति उनकी है, न उनके पास में बहुमत है, न वो साबित करना चाहते हैं। ये आपके किसी भी नेता ने आज तक नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक नहीं कहा। अगर इस बात को मानते हैं तो सदन के पटल पे जाएं और सदन के पटल पे जाके विश्वास मत के लिए कहें। धैर्य तो नहीं है गहलोत जी के पास में। और मैं यही बात आपसे बताऊं कि आज हेमाराम जी ने ये बयान दिया कि 10-15 विधायक और गहलोत खेमे से टूटने वाले हैं। हेमाराम जी चौधरी का अभी बयान आया है कि 15 विधायक और जो ये जो बंद कर रखा है ना, ये बाराबंदी छूटते ही 15 विधायक और खेमे में आ जाएंगे पायलट के। तो हेमाराम जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनका आपस में अंदरूनी झगड़ा है और इतना अनिश्चय की स्थिति में ये लोग पहुंच चुके हैं। इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इनको लगता है हमारे विधायक बिक जाएंगे, यानी इनके पास बिकाऊ माल है, ये सोचते हैं। एक बात मुझे बताइए राठौड़ साहब एक सवाल है, ये एक बात बताइए, आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, ठीक है, लेकिन ये इस बात की डिमांड क्यों नहीं की जा रही कि सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए आना चाहिए, राज्यपाल क्यों नहीं दे रहे? एक तरफ आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि सरकार के पास में बहुमत है, कौन पूछ रहा है उनसे कि अल्पमत में, आप लोग कहते हैं कि अल्पमत में है। तो बीजेपी को भी डिसाइड करना चाहिए कि हमारा स्टेट क्या अल्पमत में है, तो आप लोग लिख के दे दीजिए। मैं एक बात बताऊं आपको, ये अपनी कुश्ती तो लड़ ले, ये अपनी कुश्ती सेमीफाइनल तो पूरा कर ले, फिर फाइनल में हम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन अभी ये पायलट और गहलोत की कुश्ती तो नतीजे पर पहुंचे। और हालत ये है, मैं आपसे एक बात बताऊं कि दोनों ही मतलब इनके पास में पूरा संख्या नहीं है, और ये केवल और जनता में ये दिखाना चाहते हैं, जनता में ये जताना चाहते हैं कि हम सदन बुलाना चाहते हैं। ये बुलाना चाहते नहीं है, ये केवल नौटंकी कर रहे हैं, केवल ये दिखावा कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न, ऐसे उत्तर और ऐसे मंत्रिमंडल की मीटिंग और मंत्रिमंडल की मीटिंग में क्या तय नहीं कर पाते? जब राज्यपाल महोदय ने कोई प्रस्तावनी भेजी है तो उसका उत्तर ये तैयार नहीं कर सकते क्या? कर ही नहीं रहे, करना चाहते नहीं है। तो मत डालिए। योगेंद्र जी, मैं जवाब देना चाहूंगा इस पे, ये तमाम जो बातें हैं इनका मैं जवाब देना चाहूंगा। वापस आ रहा हूँ आपके पास में आ रहा हूँ। जनता के एडिटर इन चीफ राणा साहब, आप देख रहे हैं लंबे समय से और हर दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता है हर किसी में, आज और कल कुछ और। अब ये भी नहीं कह सकते कि कल क्या हो। हम रोज जब डिबेट में बैठते हैं सब साथियों के साथ में, तो दर्शकों के लिए प्रश्न छोड़ते हैं कि हर घड़ी, हर घंटे, हर दिन की परिस्थितियां बदल रही, आगे क्या, इसी इंतजार के साथ हम कल लौटेंगे आपके साथ। और आज भी हम गारंटी नहीं लेके जाएंगे कि कल क्या होगा। तो पूरी इस तस्वीर जो आई बनती जा रही है, मैं तो बहुत एक सॉफ्ट उसमें कहूंगा कि जो कुछ कर रहा है ये लोग, इसे कोई संग्राम कह रहे हैं, कोई मथुरा का रण कह रहे हैं, लेकिन इसमें जिस तरह की जिस मोड़ पे राजस्थान की सियासत को लाके खड़ी करती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत ही तात्कालिक रूप से हर समस्याओं को देखती है। जब मध्य प्रदेश में स्थिति थी तब तो वहां पर तत्काल उन्होंने 26 तारीख का कहा कि 26 को होनी चाहिए, तो उन्होंने 3 दिन पहले उसको प्रीपोन करके कि नहीं कोविड वगैरह नहीं होता है, आप अभी का अभी करो, क्योंकि वहाँ सारे एमएलए उनके कब्जे में। अब यहाँ पर स्थिति विपरीत है, तो यहाँ पे किसी न किसी बहाने से इसको टाला जा रहा है। तो मेरा केवल ये कहना है कि इससे संसदीय परंपराएं खराब हुई है। कभी ऐसी स्थिति आएगी कि भाजपा माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द, कभी ऐसा होगा तो यही जो आज तो ये जीत हो रहे हैं, यही जीत उनको आगे चल के दिन भारी पड़ेगी। जिस तरह से राज्यपाल चीजों को लौटा रहे हैं, दूसरी बार ये पहली बार तो शॉर्ट टर्म नोटिस पे हो नहीं रहा है, कि पहले के 2 या 3 इन्हीं राज्यपाल महोदय ने किया है, और बिना कोई हील हिज्जत के उन्होंने तो आराम से बताया सत्र। तो दूध का दूध, पानी का पानी होने देना चाहिए। पूरे भारत पे राज चल रहा है, एकाध राज्य में अगर नहीं भी चलेगा तो कौन सी आफत आए। तो
बिल्कुल भाजपा को लॉन्ग टर्म में इससे नुकसान होगा। अगर ये हो सकता है, ये दे में विन अ बैटल बट दे विल लूज द वार, जैसी एक कहावत होती है। इससे बड़े खेल में इनको किसी दिन नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति इनकी किसी और राज्य में हो गई तो। अब जहां तक जैसे बसपा वाली बात आ रही थी, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में पूरे 40 के 40 कांग्रेस के जो थे, वहां भी तो सेंट्रल कांग्रेस से कुछ परमिशन नहीं ली गई थी, सारे के सारे बीजेपी में चले गए। तो जब जहां हो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ये एक संसदीय संवैधानिक परंपराओं के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक रूपता रखें, कहीं पर चीज मीठी और कहीं पर तीखी नहीं होनी चाहिए। जी योगेंद्र जी, एक सवाल हो रहा है सर मेरा यहाँ पे। लगातार ये एक बात और चली आ रही है जो मुझे लगता है कि कोई भी आमजन भी सोच सकता है। जैसे राठौर साहब भी अभी कह रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में सरकार है तो डिमांड कोई नहीं कर रहा, फ्लोर टेस्ट की डिमांड कोई नहीं कर रहा, सरकार अपोजिशन अल्पमत में भी बता रहे हो, डिमांड भी नहीं करना चाहते। ये बड़ी एक अजीब स्थिति है। ये तो पहली बार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि जहाँ पे कोई सत्ता पक्ष कह रहा है, विपक्ष ही उसको टालने में लगा हुआ है। जनरली तो इसका उल्टा होता है, लेकिन ये मेरी समझ के बाहर है। अगर उनके पास अल्पमत है तब भी आपको फ्लोर पे जाना चाहिए, और अगर बहुमत है तो फिर आप कैबिनेट की बात को मान कैसे नहीं रहे। दोनों ही दृष्टि से सदन तो खुला ही है। गहलोत साहब ये क्यों नहीं लिख रहे हैं कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं? ये आप क्यों लिखाना चाहते हैं? आप बोलिए ना, आप जाइए ना, आप जाइए ना। संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि लिखना होगा क्या करना है। ये बहुमत की सरकार करेगी, राज्यपाल नहीं तो फिर राज्यपाल ही हो गए ना मुख्यमंत्री की। फिर तो राज्यपाल और गवर्नर एजेंडा नहीं, छुपा हुआ एजेंडा रखना चाहते हैं, छुपा हुआ एजेंडा को छुपाना चाहते हैं। क्लियर करें ना, जल्दबाजी में बुला रहे हैं तो जल्दबाजी में कहो कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, ये करना नहीं चाहते। और 174 में बुला रहे हैं, उसमें बुला रहे हैं उस धारा में जिसमें नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बुलाया जाता है। यही तो एक बात है कि इसी योगेंद्र जी मैं बोलना चाह रहा हूँ बीच में। कहते हैं आप डिमांड नहीं करना चाहते कि आप मेजोरिटी शो करिए, ये पूरी चीजों को क्लियर नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग ये कहेंगे कि मिलजुल करके खेल रहे हैं कोरोना की लड़ाई। मैं ये बता रहा हूँ कि गहलोत साहब साबित करना चाहते हैं बहुमत, तो पत्र में क्यों नहीं लिखते कि हम बहुमत साबित? योगेंद्र जी वो घुमा फिरा करके क्यों करते हैं? और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जैसे सदन बुलाते हैं ना, वैसा मांग करेंगे तो 21 दिन का समय चाहिए, और विशेष परिस्थितियों में चाहिए तो विशेष परिस्थितियां बताएं तो सही। और बचेंगे ये बताएं। कल्याण सिंह जी गवर्नर थे, कैलाश मेघवाल साहब स्पीकर थे, आप डिप्टी चीफ थे, कितने दिन के शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया हाउस? योगेंद्र जी मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं मदन राठौर जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। योगेंद्र जी पूरा समय दिया गया था, जनता के प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में हम लोग थे, इतना समय उनको मिला, विधायक प्रश्न करते थे, उनके प्रश्नों के उत्तर आ जाते थे और सदन में जवाब दिए जाते थे। ये सरकार भाग रही है और जल्दबाजी में बुला करके और उनके विधायकों को अवसर भी नहीं देना चाहिए। आ रहा हूँ हर्ष चौधरी जी, आ रहा हूँ। चले मैं आप लोगों के सभी के पास में लौटूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासी संग्राम की। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक जैन साहब से एक मैं विधिक पक्ष जानना चाहूंगा। सर, ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि अक्सर ये सुना जाता है कि गवर्नर के पास अगर दूसरी बार भी कैबिनेट का पास किया हुआ मेमोरेंडम पहुंचता है तो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बात गवर्नर साहब कहकर के चल रहे हैं कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है कि सत्र बुलाने से हम रोकें, लेकिन आपको संवैधानिक दायरे में रहते हुए कारण बताना होगा। तो इसे कैसे देखा जाए, इसका विधिक पक्ष? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल हैं आदरणीय कलराज मिश्रा साहब। कोई उत्तर अमेरिका के संविधान के तहत बने हुए वहाँ के किसी राज्य के राज्यपाल नहीं है जिनको असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं, न ही वही कोई सुपर। राज्यपाल एक सेरेमोनियल है,
राज्यपाल सिर्फ दो बातों के अलावा हर बार कैबिनेट की सलाह से बाध्य है। राज्यपाल के नाम से सारे काम होते हैं, पर वो सारे काम राज्य का मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ता है, राज्यपाल का अभिभाषण कहा जाता है, पर वो कैबिनेट का डॉक्यूमेंट होता है, कैबिनेट ने उसको बनाकर देती है, वो उनको पढ़ना पड़ता है। राज्यपाल इसके अलावा अपनी इच्छा से उसको दो लाइन में नहीं। इस तरीके से यदि मंत्रिमंडल राज्यपाल के पास 163 संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत ऐसी कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है तो कैबिनेट की सलाह को मानने से इनकार करे या पर मुख्यमंत्री बनकर प्रश्न करें कि आप कैबिनेट ने ये निर्णय क्यों लिया, इस निर्णय में कौन सी। यदि राज्यपाल को ये लगता है कि मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो राज्यपाल के पास रास्ता है तो राष्ट्रीय आर्टिकल 356 मंत्रिमंडल की सलाह के बिना सदन में एक समय शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है वो कि जब उन्हें ये विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल सदन का विश्वास हो चुका है तब ये जांच करने मुंबई के निर्णय के अनुसार बिना किसी भी समय सदन को आहूत कर सकते हैं, एक दिन के नोटिस 12 घंटे के अलावा राज्यपाल को भारत का संविधान ये शक्तियां नहीं देता है मंडल से पूछें कि आप ये निर्णय क्यों लिया है। बात 15 दिन की जो नियम है वो संविधान प्रावधान नहीं है और दूसरे ये निर्णय सकता है या नहीं। हम 2 मिनट मान लेते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है उनका अपने बागियों को डिस्क्वालीफाई करने की है, परंतु सब जानते हैं एज ए सेरेमोनियल हेड राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त हुई। जितेंद्र शर्मा जी पूछ सकते हैं एज ए पत्रकार, श्यामचंद्र शर्मा एक आम जनता पूछ सकते हैं, हम आम के रूप में कह सकते हैं कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है, पर राज्यपाल को राज प्रमुख होने के नाते कहीं भी ये शक्तियां प्राप्त नहीं है कि वो सरकार से पूछे कि आप ये दुर्भावना पूर्वक निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि वो चुने हुए सुपर मुख्यमंत्री नहीं है, वो संविधान के तहत नॉमिनेटेड राज्यपाल है। मेरी राय में स्पष्ट राय है, बार बार जो आ रहा ना कि दोबारा भेज दिया तो उन्हें लौटाना मना नहीं कर सकते, तीसरी बार भेज दिया तो राज्यपाल पहली बार में भी मना नहीं कर सकते, और राज्यपाल जो भी कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, परंतु स्थिति है कि राज्यपाल के निर्णय को चुनौती जा सकती है। संविधान प्रोटेक्शन का लाभ राज्यपाल कर रहे हैं, राज्यपाल मुझे लगता है कि और राज्यपाल अभी से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से करते आए, पुराना इतिहास था, राज्यपाल ने किया था पहले। अब तक जब से राज्यपाल का पद तब से राज्यपाल इस पद को करते आ रहे हैं। जैसे कई जगह रोमेश भंडारी ने यूपी में किया था, इससे पहले एक बार बिहार में किया था, ये कोई नई बात, परंतु आज तो राज्यपाल कर रहे हैं। और यदि वो उसको ये कहते हैं कि ये कानून अपराध से बिल्कुल गलत कहते हैं, जो राज्यपाल के समर्थन में ये कहते हैं वो भी गलत कहते हैं, राज्यपाल कर रहे हैं उन पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, उन पर न्यायपालक है भी आज पर राज्यपाल जो कर रहे हैं वो संविधान। जी, तो फिलहाल तो ये मान के चल सकते हैं कि इस फाइल को लौटा सकते हैं, और जब तक संवैधानिक दायरे में जो उनके क्वेश्चन है, जो उनकी क्वेरीज हैं, अगर उनको आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उनको रिप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हाउस रिकॉल किया जाएगा। यागेश्वर जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि राज्यपाल को न प्रश्न करना का न पत्रावली लौटाने का कोई प्रावधान है। राज्यपाल ये जो भी कर रहे हैं अपनी शक्ति से उत्तर जाकर कर रहे हैं, राज्यपाल को नहीं है इस तरह की कोशिश करने की शक्तियां प्राप्त। अगर जिम्मेदार है, गलत है, तो हाउस के अंदर कैबिनेट रिप्लाई करेगी कि उन्होंने गलत तरीके से सदन बुलाया। राज्यपाल ये क्वेरी नहीं कर सकते, राज्यपाल सुपर मुख्यमंत्री नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये बार बार जो राज्यपाल फाइल लौटा रहे हैं वो नहीं, राज्यपाल कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है जो अपनी आई हुई सेक्रेटरी की फाइल को ऑब्जेक्शन करके लौटा दे। वो राज्यपाल है, वो मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य हैं, वो मंत्रिमंडल के विवेक पर प्रश्न नहीं लगा सकते, ऐसी कोई छूट उनको नहीं दी गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्यपाल जो कर रहे हैं वो संविधान के विपरीत कर रहे हैं। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ है, और राजभवन और सरकारों के जो टकराव की स्थिति बन रही है, कई जगह पे ऐसे हालात हैं।
क्योंकि जैसे अभी जैन साहब ने कहा कि एक संवैधानिक पद पे बैठते हैं राज्यपाल, और मुझे अच्छे से ध्यान है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रही थी, कुछ सांसदों ने, कुछ दिग्गज नेताओं ने ये भी कहा कि क्या आवश्यकता भी है राजभवनों की, या अब इन्हें बंद कर देने चाहिए। तो कुछ ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी, या फिर ये तो तय है कि कोई सरकार इसे खारिज नहीं कर सकती, नहीं राज्यपाल एक अपने सिंगल लीडर को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का एक माध्यम तो है हमारे पास में। जैन साहब का बड़ा एक अभी जो कहा कि एक तरह से जो सवाल कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो कैसे देखें इसको कि अब ये टकराव की स्थिति बनेगी? देखिए योगेंद्र जी, अभी सामान्य परिस्थिति नहीं है देश की। देश में कोरोना है, इसलिए कुछ चीजें अगर पूछी जा रही है संवैधानिक तरीके से, तो क्योंकि संवैधानिक पद उनका है। और आप देखिए कि रोजाना जो 900 950 जो पेशेंट आ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्या विधानसभा में सत्र होगा तो आपके मानेंगे 2000 लोग तो होंगे वहां पर। जिस तरह से व्यवस्थाएं होती है, तो कोई न कोई अगर वहाँ कोरोना की स्थिति हो जाती है, सामूहिक रूप से हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब देखिएगा, अगर पहले वाला सत्र का सत्रावसान किया था, विधानसभा अध्यक्ष ने लिख के भेजा था गवर्नर को कि कोरोना की परिस्थितियों को लेते हुए विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया जाए। तो पहले वाली स्थितियों में अब वाली स्थिति में क्या परिवर्तन आ गया? जैन साहब सही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है, एक बार भेज करके दोबारा भेज करके, लेकिन वो अस्वीकार नहीं कर रहे, कह रहे हैं। अब देखिए कि राज्यपाल चाहे तो सुबह विवेक भी कह सकते हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है, बहुमत में है तो साबित करके दे दे, वो खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्र कह दी कि आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है, 48 घंटे का समय दिया जाता है, सत्र बुलाए और कर दे। लेकिन देखिए बीजेपी बड़ी तरीके से खेल खेल रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मदन दिलावर की याचिका को जो खारिज किया गया है कि आधारहीन है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं फिर बता रहा, जैसे ये बात देखिएगा कि जो बीएसपी के 6 विधायकों का विधायक दल का विलय हुआ है कांग्रेस में, पार्टी का विलय नहीं हुआ है। अब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को अधिकार नहीं है कि व्हिप जारी करे, उसके पास अधिकार होता ही नहीं है। अधिकार किसके पास होता है? विधायक दल का नेता कहता है, सचेतक इसको जारी करता है। अब ये राष्ट्रीय ये सही बात है। अरुणाचल एमपी साहब आपके सही कह रहे थे कि अरुणाचल में पूरे के पूरे कांग्रेस के चले गए, जो प्रतिपक्ष का नेता था उसको मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। वहां तो बीजेपी ने कहा कि ये तो विलय ठीक है। अब यहाँ राजस्थान में यदि गवर्नर, राजस्थान में बीएसपी का विधायक दल का विलय कांग्रेस में हुआ है तो आपत्ति बताई जा रही है, सारी बातों को लेकर। तो मान के चलिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि देखिए जो बादल संकट के चल रहे थे और जो राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे थे, अब मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें आ रही है और आमने सामने देखिएगा बहुत टाइम कम लगेगा और आपके इस वीक में ये तय हो जाएगा कि विधानसभा का सत्र विशेष आ रहा है या साधारण आ रहा है। बस इतना ही होगा। समय को लेकर के हो सकता है थोड़ी बहुत क्वेरीज है वो सुलझ जाएगी। अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और बहुत सारी स्थिति क्लियर हो रही है। इसलिए देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने अभी तक नौबत क्यों आती? श्याम जी मैं आऊंगा आपके पास में। राष्ट्रपति शासन की नौबत तो तब आती कि जब लग रहा हो कि प्रदेश में हालात ऐसे बन चुके हैं कि बिल्कुल गवर्नर रूल की स्थितियां बन रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कोई बिल्कुल अराजकता की स्थिति, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। तो वो तो कोई पोजीशन केवल एक पॉलिटिकल बयानबाजी की वजह से आप कैसे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से बयानबाजी नहीं करना, तो इससे हो रहा है कि वो तो कांग्रेस के है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति नहीं बन रही। यदि सचिन पायलट खोल दें अपना पत्ता, कह दें कि मैं तो नई सरकार वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन क्या वो फिर तो आप दोनों स्थिति में अशोक गहलोत बहुमत साबित करने की स्थिति में आएंगे। मैं मान के चलता हूँ, आप मुझे मान के चलिएगा कि अगर पायलट चलिए अभी तो कई सामने आएंगे। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि आज की तो स्थिति बनी है वो बिल्कुल क्लियर है, कल आने वाला कल है, सारी स्थितियां और साफ हो जाए, कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपके पास में लौटूंगा वापस, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, दोनों तरफ से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए भी और प्रतिपक्ष के लिए भी। हठधर्मिता की जो बात कही जा रही है, लेकिन ये बात सही है कि क्या मंत्रिमंडल के विवेक पर राज्यपाल सवाल खड़ा कर रहे हैं? श्याम जी कह रहे हैं कि
मना नहीं कर रहे हैं राज्यपाल, आप बुलाइए, लेकिन केवल कोरोना पे डिस्कशन करना है तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और अगर आपको बहुमत साबित करने के लिए अगर हाउस कॉल करना है तो हम बुलवा लेते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट करना होगा। स्पष्ट नहीं करने की वजह क्या है? मुझे ये लगता है कि मदन जी राठौड़ साहब ने कहा कि गहलोत साहब की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो अल्पमत की सरकार है। आपको तमाम जो घटनाक्रम है, 14 जुलाई को जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया उदयपुर से रवाना हुए, तब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप अल्पमत की सरकार को मानते हैं, क्या तमाम सब चीजें हैं। तब उन्होंने कहा जयपुर में जाके विधायक दल की मीटिंग करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। इनके ओम माथुर जी थे, उन्होंने कहा फलों की डाली हमारे आंगन में गिरेगी तो हम जरूर चूसेंगे। इनके जो पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि हम सतत नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किस गुट की तरफ से मदन जी राठौड़ साहब बोल रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक तय नहीं कर पाए कि अल्पमत की सरकार है या नहीं है, और उन्होंने एक बार भी ये मांग नहीं उठाई पाई कि आप आइए सदन के पटल पे और बहुमत को सिद्ध कीजिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो जिक्र किया कि आप बहुमत सिद्ध करना है या नहीं करना, अगर राज्यपाल महोदय स्वयं विवेक से अगर ये मानते हैं कि हमारी सरकार अल्पमत में है तो वो स्वयं सदन को आउट करने के लिए कॉल कर सकते हैं कि ये सदन में आइए और बहुमत को पेश कीजिए। अगर हमारे सरकार बहुमत में वो मानते हैं तो मंत्रिपरिषद के निर्णय को वो नकार नहीं सकते। ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा, श्याम जी ने कहा कि कोरोना का समय चल रहा है। आदरणीय श्याम जी हैं, उनको पता होना चाहिए कि देश के अंदर बहुत से राज्य हैं और बहुत से राज्यों के अंदर इस कोरोना के समय में भी विधानसभाओं के सत्र आहूत हुए हैं। इसलिए इस राज्य के अंदर जहां पे टीडी का प्रकोप है, जहां पे वित्तीय स्थिति इतनी अनियंत्रित है, जहां पे 1 जुलाई 2017 को केंद्र की सरकार ने संवैधानिक वादा किया था कि राज्य का जो पैसा है हम देंगे, आज तक नहीं दे रहे हैं। आज किस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो सरकार के ऊपर प्रश्न उठाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि होटल से सरकार चल रही है। हम उनसे करें सदन के पटल पे आइए, सीधी बहस कीजिए। क्या किसानों के मामले में जो केंद्र की सूची का विषय है, टीडी के बारे में आपने क्या किया, उसमें क्या सहयोग किया, कोरोना की लड़ाई में आपने 1 रुपए का सहयोग नहीं किया, आपने क्या काम किया, वो पटल पे आना नहीं चाहते क्योंकि उनका चरित्र सबके सामने आ जाएगा और वो चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए किसी न किसी तरीके से वो तमाम जो संवैधानिक संस्थान है उनको अपनी चाबी बना के हमला कर रहे हैं। एक बात बताइए आरसी चौधरी जी, एक बात बताइए, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि चलिए तो आनंद फानन में देर रात आप लोगों ने जो आपका निर्णय था उसको बदला है, राज्य भवन का घेराव का आपने पहले तय कर लिया, आपकी मंत्रिमंडल की बैठक से जवाब आप भेज नहीं रहे हो और निर्णय आप पहले कर लेते हो, तो अभी इंतजार तो करना था, इतनी जल्दी भी क्या थी? अभी जैन साहब ने यही कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद है और उसका रिस्पेक्ट हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन ना तो उनके कोई बुराई भी क्यों करे और ना उनके कोई पक्षधर बने क्यों? तो ये जरूरत नहीं है चीजों की। कोई कहे कि हम गवर्नर के साथ, कोई कहे कि गवर्नर तानाशाही कर रहे हैं, ये सब चीजों की मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को आवश्यकता है नहीं इस सब चीजों की। नहीं, जैन साहब जो कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक के तौर पे यहाँ पे हैं और संवैधानिक संस्थानों को मर्यादा पूर्वक किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, वो जो संवैधानिक रक्षक से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन मंत्रिपरिषद के निर्णय को माननीय महामहिम महोदय के पास में भेजा गया था। महामहिम महोदय से जब हमें सूचना की तो बात तो सुन लीजिए सर, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जब नहीं गए तो हम विधायकों को लेके गए कि हम सत्र आउट करने की इजाजत दीजिए। हमने वहां पे अगर बाबा साहब का संदेश कहते हैं, अगर संविधान की बात करते हैं और संविधान के रक्षक के सामने करते हैं कि संविधान की रक्षा कीजिए, तो इसमें कौन सा गुना करें? जब उन्होंने जो आपत्तियां उस पर लगाई, उन आपत्तियां जो 6 आपत्तियां आई, उनका हमने जवाब पुनः मंत्रिपरिषद की बैठक को आउट करके और उन महामहिम महोदय को अवगत कराया। आज तमाम जो चीजें हो रही है और मैंने तय जिस कब अधिसूचना जारी की गई थी, कब सत्र आउट किया गया था, उन तमाम मैंने आपके सामने उल्लेख किया। आज ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां बन गई जिनके अंदर माननीय महामहिम महोदय सत्र को आउट करने से वंचित करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस भवन के पीछे खड़ी हुई नजर आती है। इन्हें तो स्वयं को कहना चाहिए कि सत्र के पटल पे आए और हम राज्य के मुद्दों की चर्चा करें और राज्यों के मुद्दों पे बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह से बटी हुई है। आरसी चौधरी जी, मदन राठौड़ जी का जवाब सुनिए। राठौड़ साहब, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो ज्ञापन दिए गए हैं उसमें भी साफ साफ यही कहा जा रहा है कि चुनी सरकारों को अलोकतांत्रिक तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी आरसी चौधरी जी भी यही कह रहे हैं कि रिमोट से चला रही है बीजेपी गवर्नर पे आरोप भी लगना और गवर्नर के पक्ष में बात करे वो भी उचित नहीं है, वो एक रेस्पेक्ट है उनका।
तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज पे मोहताज है कि वो ये सुनना चाहें कि हाँ बिल्कुल साहब गवर्नर के पक्ष में हम खड़े और ये कोई कहे कि नहीं गवर्नर के खिलाफ हम खड़े, दोनों चीजों की तो आवश्यकता है नहीं। लेकिन बीजेपी बीच में जो सारी चीजें हैं, कांग्रेस की नजर में अभी भी ये बात है कि सचिन पायलट कम और बीजेपी जो है उसके रिमोट से सारा जो घटनाक्रम वो चल रहा है। देखिए एक बात तो ये चौधरी साहब तो इससे बौखला गए हैं, परेशान हो रहे हैं जोरदार। एक बात क्यों नहीं, लोकतंत्र की हत्या में तो बौखलाना चाहिए। 8 करोड़ जब लोकतंत्र की हत्या होगी, राजस्थान का जो जागरूक कौम है, जिंदा कौम है, वो बौखलाएगी और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को बेचैन करेंगी। आप बेचैन हो सकते हैं, निश्चित रूप से मेरे वक्तव्य से बेचैन हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, लेकिन हम जिंदा कौम है, हम लोकतंत्र की हत्याओं के टाइम में मौत बने हुए नहीं रख सकते। जवाब धैर्य तो नहीं है। अरे भयभीत तो कौन है वो पता चल रहा है, भयभीत नहीं है। कौन कायर है जो पीछे से हमले कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो लोकतंत्र को खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो 1000 करोड़ रुपए में चुनी हुई सरकार को गिरा सकते हैं, ये भाजपा ही है। देखिए उन्होंने नाम लेके कहा तो जवाब तो देना पड़ेगा योगेंद्र जी मेरे को। उन्होंने नाम लेके कहा कि आरजी चौधरी विचलित हो गया, विचलित होंगे जब लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो विचलित होंगे। हमने आपसे 4 पूछा, 4 सत्र का उल्लेख किया, उनका जवाब दीजिए। कल परिस्थितियां थी जब आप पर राज्यपाल महोदय ने आरोप किया, आपकी पार्टी ने विरोध नहीं किया, आज आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुन भी लो जरा, सुन भी लो। आप अपने मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे हो, क्या सुन लीजिए, आप अपने मुद्दे को संभाल पा रहे हो, अंतर विरोध को नहीं संभाल पा रहे हो। मुद्दों पे आना चाहिए। गया होता तो स्थिति नहीं बनती। अब मुद्दे को संभालो। ये स्थिति जो बन रही है वो सब समझते हैं हम, सब समझते हैं हम। आपको सुनिए तो सही, सुनने के लिए तथ्यों पे बात कीजिए, आंकड़ों के साथ में बात कीजिए। तथ्य नहीं है तो भाषण देने का मंच नहीं है। जन टीवी जनता की आवाज है, जनता का मंच है। जन टीवी पे आप तथ्यों के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो लो उनकी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पूरे हिंदुस्तान के राजभवनों पर आपने हंगामा किया, धरना दिया, राजस्थान में क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं राजस्थान के जो राज्यपाल महोदय है कलराज मिश्र, जब वो भाजपा के अध्यक्ष थे तो उत्तर प्रदेश के राजभवन में आधी रात को धरना दिया था, आधी रात को घेराव किया था। क्यों किया था? आज के महामहिम महोदय से पूछिए, क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे। आपको याद होना चाहिए, आपको अतीत याद होना चाहिए। हम याद नहीं दिलाएंगे। आरसी चौधरी जी ने कह ली है, आरसी चौधरी जी आपने कही है, आरोप लगाए सीधे। अब आप एक बार जवाब तो सुनिए, डिबेट पूरी हो जाएगी और आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मदन राठौर जी जो कह रहे हैं बड़े शांति के साथ में सुना है, जो आरोप उन पे लगे सुने उन्होंने, अब आप भी सुनिए तो सही। देखिए चौधरी साहब, विचलित मत होइए, हम कहीं बीच में नहीं है। ये आपका अंदरूनी लड़ाई है। अरे लड़ाई तो 35 करोड़ कौन दे रहा है? वो मंत्री वस्तु संपन्न क्यों नहीं दे रहा? आप अलग मत में कह रहे, आपके नेता क्यों नहीं कह रहे अलग मत में? आप खंडित खंडित नजर क्यों आते हैं? भाजपा टुकड़ों में बटी हुई नजर क्यों आती है? आपके नेता नहीं बोल रहे, आप बोल रहे, आपकी पार्टी का अध्यक्ष बोल रहे हैं। आरसी चौधरी का जवाब सुनिए। मदन राठौर, आप क्या केवल चैनल को हाईजैक कर रहे हो? मुझे बोलने नहीं दोगे? मैं आपसे एक बात कहूँ, आपके पास में मुद्दों का जवाब नहीं है, इसलिए नहीं बोलने देंगे। तो आप जवाब मुद्दों में जवाब देना पड़ेगा। आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे। आपसे पूछे की व्यवस्था करोगे? ये राज्यपाल की ये उनका कर्तव्य है। इस समय कोरोना से देश की जनता मर रही है। आप क्या देश के दूसरे राज्यों में सदन नहीं चल रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। और एक बात आपने कही, बसपा को पहले क्या करना चाहिए था? उनको पूरे दल को असंबद्ध करना चाहिए था, उसके बाद किसी पार्टी में विलय करना चाहिए था। एक राष्ट्रीय पार्टी सीधे किसी दल में विलय नहीं कर सकती है। आप क्यों आंसू बहा रहे हो? आपका क्या लेना देना बसपा से? ना आपके विधायक, ना आपकी पार्टी, आपकी टीम भी है क्या? बसपा भाजपा की टीम भी है क्या? आप क्यों राष्ट्रीय पार्टी आप क्यों हो जाए? उसके दो होते हैं। पहला कदम होता है
असंबद्ध घोषित करो अपने दल को। दूसरा ये है मतलब पार्टी से अलग हो जाओ, उसके बाद किसी पार्टी में विलय हो सकते हो, और निर्दलीय किसी पार्टी में जा नहीं सकते। अरे मदन जी राठौड़ साहब, देश के बारे में जानना चाहिए, तथ्य के बारे में जानना चाहिए। आपने अरुणाचल में क्या किया, गोवा में क्या किया, आप अपने चरित्र भूल रहे हैं। इस प्रकार से आरसी चौधरी जी, अब ये तो सही आप अरे सर आरोपों का मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, अगर आप सवाल करते रहेंगे साबित करना चाहते हैं। क्यों डर रहे थे आप, क्यों नहीं लिखा, लिखते नहीं हो और उचित जवाब देते नहीं हो। जो पत्र में पूछा गया उन पत्रों का जवाब आप देते नहीं हो, केवल घुमा फिरा के दूसरी बात रख देते हो, हर बार नई बात रख देते हो। बहुमत साबित करना है नहीं, बहुमत साबित करना हो तो लिखो, और केवल सदन चलाना नहीं है। और सदन भी आप जो आपने उदाहरण दिए ना, वो उदाहरण सारे नकारा थे। और आप एक योगेंद्र जी देख लो, झूठ बोल रहे हैं योगेंद्र जी। आपके प्लीज आप प्लीज सीख कीजिए योगेंद्र जी। आप समझने दीजिए, आपको मैंने बहुत लंबा समय आप केवल नहीं हो और सुनने की भी मात्रा रखो। आप जब सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, राज्यपाल महोदय ने जो प्रश्न किए उनका समुचित उत्तर दे दीजिए, नहीं तो किसी वकील के माध्यम से तैयार करवा दीजिए। ये AK जैन साहब बैठे हैं, ये तैयार कर लेंगे जवाब। अशोक गहलोत जी करना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, केवल घुमा फिरा करके और एक वातावरण तैयार करना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुद भागना चाहते हैं। यदि भागना नहीं चाहते होते तो सही तरीके से प्रश्न। अरे राठौड़ साहब, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, तथ्यों का जवाब दें और अपने सीनियर होने का एहसास रखें, किसी को बाध्य ना करें। आपके घर को हमने भी छोड़ा क्या? सचिन पायलट कोई बच्चा नहीं है कि हम उसको हाईजैक कर। अरे सचिन पायलट जी, हमारे तुम्हें किस लिए दिक्कत आ रही है? तुम्हें बच्चों की दिक्कत आ रही है, पायलट साहब क्यों आ रही है? अरे तुम तो गजेंद्र शेखावत की चिंता कीजिए, गजेंद्र शेखावत का वही संपत्ति दिलाइए, दिलाएंगे, किसका दिलाएंगे? पर पहुंच जाओ तो हम निर्णय करेंगे। हम ठीक नहीं है आपके कम है। लबोलवाब यही है कि हर दिन हर घड़ी सबकी टकटकी यही लगी होती है कि राजस्थान के इस कण में आगे, और निश्चित रूप से ये कहना बहुत मुश्किल है। दो चीजें पैरेलल इस मुल्क में चल रही हैं। एक तरफ राजस्थान की सियासी उठापटक, जिसका कोई एंड अभी नजर नहीं आ रहा, तो चाहे तो हो भी सकता है, और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के भी कोई ताल नहीं ठोक सकता कि कब तक। इसी तरह से राजस्थान का ये सियासी कब तक। हर रोज हम यही बात कह करके हमारी खास खबर रोकते हैं कि नया अपडेट होगा तो आप तो आगे क्या, आपको हम सबको इंतजार है। ये कहना बहुत मुश्किल है कल क्या होगा या आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि सियासी पारा हर पल चढ़ता जाता है। और जैसे मैं दोनों को जोड़ करके कह रहा हूँ, कोरोना हो चाहे राजस्थान का सियासी संगठन, इसका दी एंड अभी नजर नहीं आता। तो चले, आप और हम सबको इंतजार रहेगा कि हम चाहेंगे भी यही कि जल्द से जल्द दोनों चीजें खत्म हो और राजस्थान विकास की पटरी पर वापस लौटे। जो सब कुछ चीजें जुबानी बात कहना बहुत आसान है, लेकिन यथार्थ में धरातल पे जो चीजें हैं वो किसी से छिपी नहीं है, वो वापस पटरी पर आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतने ही, इजाजत। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।